नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद नेश के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि लिखी गई है मॉर्गन हाउसल द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग इस का क्या मतलब है, ऑथर इस चैप्टर में हमें बताना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं, या ओवरऑल इस चैप्टर का ब्रीफ क्रक्स क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि हम लाइफ में जितना कुछ किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं या जितनी हमें नॉलेज होती है उसको कहते हैं वो नॉलेज हमें लगता है कि हमें बहुत है, लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में तो वो नॉलेज देखें, अगर थोड़ा थोड़ा करके उसको ऐड ऑन करें तो वो बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि स्पेसिफिकली ऑथर हमें समझाना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मनी। विद रिस्पेक्ट टू मनी इसलिए समझाना चाहते हैं, इसलिए बताना चाहते हैं कि मनी के साथ कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट कैसे काम करता है वो इस चैप्टर में ओवरऑल हमें समझाते हैं। और इससे पहले हमें नेचर में कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट कैसे काम करता है उसके बारे में बताते हैं कि किस तरह से नेचर में कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट काम करता है, और उसकी नॉलेज के बेस पे हमें समझना है। समझाते हैं ऑथर किस तरह से मनी के संबंध में ये कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट काम करता है, और हम लाइफ में अपना कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट को समझते हुए उसकी नॉलेज को गेन करते हुए कैसे हम बेनिफिट उठा सकते हैं अपनी लाइफ में। ओवरऑल इस चैप्टर में ये सारा कुछ समझाते हैं, तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं कि वारन बफे के जो वर्थ है दैट इज़ अराउंड 84.5 बिलियन डॉलर्स, और ये 84.5 बिलियन डॉलर्स में से 84.1 बिलियन डॉलर्स कहते हैं ये उन्होंने एक्वायर की आफ्टर द एज ऑफ 65। ये कहते हैं बहुत कम लोगों को पता है कि आफ्टर 65 ईयर्स जो उन्होंने कहते हैं 99.9 लगभग जो हैं उन्होंने अपनी वेल्थ को एक्वायर किया। तो ये एक बहुत बड़ी एक सीक्रेट है, या यूं कहें ऐसी नॉलेज है या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। आगे चलते हैं। ऑथर बताते हैं कि अगर हमें किसी फील्ड की नॉलेज हो या किसी फील्ड के बारे में कोई लेसन हम सीखते हैं और उसके बारे में हमें पता चलता है, तो उसमें हमें बेनिफिट ये होता है कि कई बार किसी और फील्ड की हमें जानकारी इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसके बारे में जानने को मिल जाती है। यहाँ पे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कहते हैं हम अर्थ की नॉलेज शेयरिंग करेंगे और अर्थ की नॉलेज गेन करेंगे, तो अर्थ की नॉलेज को गेन करते करते हमें पता चलेगा कि हम मनी की कंपाउंडिंग इफेक्ट को हम कैसे जान सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हमें ऑथर यहाँ पे आगे चल के बताते हैं ये किस तरह से एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे बताते हैं कि हमारी नॉलेज जो है अर्थ के प्रति वो ये है कि ये कुछ हज़ार साल पहले हमारी धरती जो है होंद में आई, एग्जिस्टेंस में आई, लेकिन इसके बारे में भी अलग अलग तरह की थ्योरीज़ हैं, अलग अलग साइंटिस्ट की, अलग अलग साइंसदानों की। लेकिन ये कहते हैं कि इसके बारे में अगर कोई इसके बारे में साइंटिफिक तरीके से किसी ने जान पाए या कोई एक थ्योरी एक्सप्लेन की, तो वो न्यूटन थे जिन्होंने कुछ 100 साल पहले एक थ्योरी पेश की, और उन्होंने जो स्टार्स थी उनकी मूवमेंट को कैलकुलेट करते हुए जो धरती है, जो प्लेनेट है, इसके बारे में एक तरीके से हमें एक परफेक्ट प्लान या कहते प्रिंसिपल्स को समझाते हुए एक नॉलेज शेयरिंग की हमारे साथ। तो ये एक साइंटिफिक विद फैक्ट्स एंड डाटा नॉलेज जो है पहली बार जो न्यूटन थे उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की, उन्होंने बताने की कोशिश की। और कहते हैं कि ये 19th सेंचुरी में पहली बार हमारे सामने एक हिस्टोरिक डाटा सामने आया, या एक इवेंट समान सामने हमारे आया कि हमारे अर्थ के ऊपर कम से कम 5 बार आइस एजेस आए। कि आइस एज पहले लगता था कि शायद एक बार आइस एज धरती पे आया था, लेकिन ये 19th सेंचुरी में पहली बार ये विद फैक्ट्स एंड डाटा चीज़ सामने आई, ये डिस्कवरी आई, ये इनोवेशन या इन्वेंशन या कहते हैं ये फैक्ट हिस्टोरिकल डाटा सामने आया
कि ये एक नहीं 5 आइस एजेस जो हैं धरती के ऊपर से आए और गए। अब ये जो 5 आइस एजेस आए और गए, ये इसके बारे में ऑथर बताते हैं कि ये कैसे हुआ और इसको समझाने के लिए थ्योरीज़ क्या थी। तो ये इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज़, अलग अलग साइंटिस्ट, जो अलग अलग जियोग्राफिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने रखी। कोई कहता था कि जो थे माउंटेन्स की हाइट बढ़ गई, उसकी वजह से विंड की जो स्पीड बढ़ गई, उसके साथ जो है एक तरह से आइस का बनना प्रोसेस स्टार्ट होना, उसके बाद आइस एज का आना। इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कुछ ने अपने और मेथडोलॉजीज़, जो प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली एक जो सबसे साइंटिफिक तरीके से जो बेस्ट मानी गई थ्योरी, वो थी एक सर्बियन साइंटिस्ट थे, सर्बियन जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी एक थ्योरी पेश की। उन्होंने थ्योरी क्या पेश की? उन्होंने कहा कि ये जो अर्थ की मोशन है विद रिस्पेक्ट टू सन एंड मून, उसकी वजह से ये आइस एजेस 5 बार अर्थ पे आई। उनके अकॉर्डिंगली क्या था कि सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो था, अर्थ की पोजीशन में टिल्ट आया। टिल्ट आने की वजह से क्या होता था कि इसके जो ऊपर सीजन्स थे उस पे इम्पेक्ट पड़ता था। और उसमें क्या होता था, सीज़न पे इम्पेक्ट का मतलब कि जो समर थी, समर में अब नॉर्मली उसमें गर्मी नहीं पड़ती थी, और गर्मी ना पड़ने की वजह से क्या होता था, जो बर्फ़ थी माउंटेन्स के ऊपर, वो पिघलती ही नहीं थी, और फ्रेश बर्फ़ जो है आगे के आगे कमिंग सीजन्स में वो पड़ती रहती थी और जमती रहती थी, और एक तरह से एक आइस एज पूरी डेवलप हो जाती थी। और इसके बाद फिर क्या है कि वो जो एक सिचुएशन थी अर्थ की विद रिस्पेक्ट टू मून एंड सन, वो कहते हैं फिर चेंज होती है। और उस टिल्ट को कहते हैं, जब वो रिवर्स होती है सिचुएशन, तो क्या होता है, सीज़न फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होते थे। और उसकी वजह से क्या होता था कि वो जो अब नॉर्मली जो है समर्स पड़ती थी, और उसकी वजह से क्या होता था, जो अर्थ पे जो मेल्ट कर जाती थी आइस अब नॉर्मली, और बिल्कुल जो है वो सारा मेल्ट डाउन हो जाता था। तो इस तरीके से 5 बार ऐसे जो हैं रिपीटेडली इंसिडेंट्स होते हैं, और पाँच बार आइस एजेस जो हैं अर्थ पे आते हैं। तो ये एक तरीके से समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से एक छोटे से इंसिडेंट्स ने, या कहते हैं एक छोटी सी टिल्ट ने, अर्थ की टिल्ट ने कितने बड़े इंसिडेंट्स को, कितने बड़े एक आइस एज जो कि जिस कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है पूरे अर्थ पे, पूरे प्लेनेट पे, कहते हैं बर्फ़ से ढके जाना उसका, और इतनी बड़ी अमाउंट में एनर्जी का लगना। क्योंकि हम जानते हैं कि छोटी अमाउंट में बर्फ़ को जमाने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। पूरी अर्थ को अगर आइस के साथ ढकना है, पूरी अर्थ को अगर आइस में कन्वर्ट करना है, तो समझ सकते हैं कि कितनी एनर्जी लगी होगी या लगती होगी। तो कहते हैं इतनी एनर्जी का लगना, और इस तरीके से एनर्जी का रिक्वायरमेंट को पूरा हो पाना को, तो कहते हैं ये पूरा इतना बड़ा इवेंट होना सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से, एक अर्थ की थोड़ी टिल्ट होने की वजह से या मूवमेंट की वजह से विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। तो ये कहते हैं ये सक्सेशन ऑफ सीरीज़ ऑफ मूवमेंट, सीरीज़ ऑफ एक इवेंट्स थे जो कि ऐड ऑन होके ये फाइनल रिजल्ट इन करते थे आइस एज को। तो इसी तरीके से ऑथर समझाते हैं कि ये जो एक इवेंट है आइस एज का होना, ये एकदम से नहीं होता था। ये नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो हैं ऐड ऑन होके एक फाइनल इवेंट घटता था, जो कि आइस एज होता था। स्टार्ट होता था एक टिल्ट से, और फाइनली कंक्लूड होता था एक आइस एज के बाद, आइस एज में। तो ये एक तरीके से एक प्रोसेस था जो कि बिल्कुल छोटे से एक इवेंट से स्टार्ट होकर इतने बड़े मेटाफोरिक इवेंट या घटना, या कहते हैं इतने बड़े इवेंट में एंड अप होता था। तो इसी तरीके से इसको, अब ये जो इवेंट है ऑथर इसको कोरिलेट करते हैं मनी के साथ।
कहते हैं जो मनी है उसको उसको कैसे कोरिलेट करते हैं कि अब ये कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ मनी के साथ इसको कोरिलेट करते हैं। अब ये कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है? बेसिकली कंपाउंडिंग इफेक्ट का ये है कि आप मनी को जोड़ते रहते हैं और जोड़ते रहते हैं और ऐड ऑन करते हैं, तो ये एक तरीके से एक ऐसा जरिए है जिससे आप मनी को बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक एक्सेप्शनली वे से, एक ऐसे तरीके से जो कि एक लॉजिक को डिफाई करता है, लॉजिक के परे हो है जिसकी कैलकुलेशन। तो इस तरीके से मनी जो है मल्टीप्लाई होती है, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है जो कि लॉजिक को डिफाई करता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, कहते हैं लगभग 2000 के करीब बुक्स वॉरेन बफे के ऊपर लिखी गई हैं, और उनमें से ज़्यादातर बुक्स में क्या लिखा गया है, बहुत अच्छी बुक्स हैं नो डाउट, लेकिन उनमें सभी में ये बताया गया है कि बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं और उनकी 84.5 बिलियन उनकी वर्थ है एंड ऑल दैट। लेकिन यहाँ पे बात समझने वाली बात ये है कि ये जो उनका जर्नी था, पैसे को जोड़ना और इकट्ठा करना, ये एज ए वो कहते हैं बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे, और इन्वेस्टर की जो जर्नी है उनकी बहुत जल्दी अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट हो गई थी, जब वो 10 साल के थे। समझने वाली बात यह है, ऐसा नहीं था कि 20-25 साल में वो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और कहते हैं 40-50 साल की आयु में वो रिटायर हो जाते। अगर इस तरह से वो करते तो कहते हैं ही विल एंड अप इनटू, कहते हैं $10 मिलियन तक ही वो जोड़ पाते। लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट वो ऐड ऑन कर पाए, तो इसके पीछे रीज़न यही था कि उनका जो एक सो कॉल्ड उनका कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ मनी काम आया उनके, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनका जो सो कॉल्ड मनी का कंपाउंडिंग इफेक्ट था वो उनके काम आया, क्योंकि यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि वो एक फिनोमिनल इन्वेस्टर थे, और उन्होंने इस चीज़ को समझते हुए अपने बचपन से ही एक तरह से कह लें इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर दिया था करना। अगर कहते हैं वो 30 इयर्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके और 60 इयर्स में इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर देते, रिटायरमेंट ले लेते, तो वो लाइफ में कुछ ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने ये 10 साल की उम्र से लेके 70 साल की उम्र, यानी कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में, या कहते हैं एक सेंचुरी के 3 क्वार्टर्स तक उन्होंने अपनी ये इन्वेस्टमेंट की, और ये 3 क्वार्टर्स में लगातार वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहे, और ये इनका कंपाउंडिंग इफेक्ट था जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी कहते हैं वर्थ 84.5 बिलियंस जो धन था वो इकट्ठा कर लिया, जो वेल्थ थी वो इकट्ठी कम्युलेट की। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं कि ये अगर इसके साथ बात करते हैं उनकी, अगर रिटर्न वाइज उनकी बात करें, तो ये कहते हैं एनुअल, अगर उनकी रिटर्न की बात करें दैट वाज अराउंड 22% एनुअल रिटर्न। इसी के सामने कहते हैं वो बात करते हैं एक और जेंटलमैन थे जिम सिम्पसन जो थे, उनकी रिटर्न एनुअल रिटर्न जो थी वो थी 66%, यानी कि 3 गुना ज़्यादा वॉरेन बफे से। तो लेकिन ही एंडेड अप इनटू अप्रॉक्सीमेटली $20 बिलियन जो उसकी नेटवर्थ थी, जो कि 1/3 ऑफ वॉरेन बफे थी। अब यहाँ पे बड़ी एक हैरानी की बात ये थी कि एनुअल रिटर्न उनकी 3 गुना ज़्यादा थी वॉरेन बफे से, लेकिन नेटवर्थ उनकी 1/3 थी वॉरेन बफे से। ऐसा कैसे? तो यहाँ पे कारण इसका ये था कि वो कंटिन्यूस इन्वेस्टर नहीं थे, वो कंटिन्यूसली उन्होंने लाइफ में इन्वेस्ट नहीं किया। उन्होंने अपनी 20-25 साल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और 50-60 साल के बाद रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये वॉरेन बफे थे, 10 साल की उम्र से कंटिन्यूसली कहते हैं 75-80 साल तक इन्होंने 3 क्वार्टर्स ऑफ अ सेंचुरी इन्होंने लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहे, कंसिस्टेंटली करते रहे, कंपाउंडिंग इफेक्ट उसका इनको मिलता रहा, और उसकी वजह से ये इतना कहते हैं 3 टाइम्स ऑफ मिस्टर सिम्पसन इन्होंने वेल्थ इकट्ठी की। तो अब यहाँ पे ऑथर यही हमें बताना चाहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना करते हैं, किस हिसाब से आप अपनी वेल्थ को अकोमुलेट करते हैं, बट डेफिनेटली आप उसको कितना लंबे तरीके से कंसिस्टेंटली कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ उसको करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिकॉज ये जो एक तरीके से अगर बात करें, यहाँ पे ऑथर समझाते हैं हमें
कि आपकी जो लीनियर एक तरह से ग्रोथ है, दैट इज़ नॉट एज मच एज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ में क्या होता है, अगर आपको बोला जाए 8 को कहते हैं 9 बार जोड़ा जाए, तो हमें पता है 8 को 9 बार जोड़ेंगे तो उसका 72, दैट विल बी इक्वल टू 72। अगर लेकिन इसके उल्ट कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 को 9 बार कहते हैं गुना करके उसको आपको बताना पड़ेगा कि इतनी अमाउंट बनेगी, तो कहते हैं आप कहते हैं सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि इसका फाइनली क्या बनेगा, कितनी की फिगर आएगी। तो ये फ़र्क है एक्चुअली। लीनियर ग्रोथ जो है दैट विल बी 8 इंटू 9, 8 को आप 9 बार जमा करेंगे तो 72 बनेगा, दैट इज़ लीनियर ग्रोथ। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या मतलब है, आप 8 को 9 बार गुना करेंगे, जो कि दैट विल बी मोर देन करोड्स, दैट फिगर विल बी कम अराउंड इन करोड्स। तो कहते हैं ये दिस इज़ सो कॉल्ड माइंड ब्लोइंग ग्रोथ, दैट इज़ अ कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो यहाँ पे ऑथर हमें समझाना क्या चाहते हैं कि ये जो एक तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इससे जो रिज़ल्ट आते हैं वो बड़े रिडिकुलस माइंड ब्लोइंग ग्रोथ्स होते हैं। और हमें यहाँ पे यही कन्वे करते हैं मैसेज कि हमें ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है हमारी लाइफ में, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसका मतलब क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या है, उसका रिज़ल्ट क्या है, उस चीज़ को समझना चाहिए और उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। जैसे कि वॉरेन बफे की एग्जांपल यहाँ पे देके ऑथर हमें समझाते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि ये जो एक तरीके से यहाँ पे और भी इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं कि जैसे कि वॉरेन बफे के बाद बिल गेट की बात करते हैं। एक बार उन्होंने, बिल गेट ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया कि जीमेल की जो कहते हैं पर हेड जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो गीगाबाइट्स में इतनी क्या ज़रूरत है, गीगाबाइट्स की ज़रूरत नहीं, इतनी स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। बट उनके जो सो कॉल्ड ओनर थे स्टीवन लेवी, उन्होंने इसका जवाब दिया कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आगे आने वाले टाइम में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं होगी। तो यानी कि कहना वो ये चाहते थे कि आगे आने वाले टाइम में ये जो सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक्सपोनेंशियल बढ़नी है, ज़रूरतें एक्सपोनेंशियल ग्रो करनी है, तो उस हिसाब से हमें भी उस हिसाब से डाटा प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। हम उसको लीनियर ग्रोथ मान के नहीं चल सकते हैं, और हमें उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से देखना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, जो कि ज़्यादातर हम नहीं पता है, ज़्यादातर इस चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता है। जितने भी वॉरेन बफे पे बुक्स लिखी गई हैं कि हम देखते हैं कि उन्होंने इतनी वर्थ ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनकी कॉमुलेट कर ली उन्होंने वेल्थ, लेकिन ये कहीं पे नहीं मेंशन करते हैं कि उन्होंने 3/4 ऑफ सेंचुरी उन्होंने कंटिन्यूसली अपनी वेल्थ को कॉमुलेट किया, जो कि एक तरह से कंपाउंडिंग इफेक्ट उन्होंने दिया। उसकी उन्होंने जो वेल्थ कॉमुलेट करते गए, कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से ये जो रिज़ल्ट आया, जो इतना उनका 84.5 बिलियन डॉलर्स ऑफ वेल्थ जो उन्होंने कॉमुलेट की, दैट वाज अ रिज़ल्ट ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट, नॉट ड्यू टू के उन्होंने, अगर ये लीनियर ग्रोथ होती तो कहते हैं यू कैन अंडरस्टैंड, जैसे 8 को हम 9 बार जोड़ते हैं तो 72 बनता है, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो वो इतनी बन जाती है, दैट इज़ जस्ट लाइक अ माइंड ब्लोइंग फिगर। This is just like a mind-blowing exponential growth that has the Warren Buffett with respect to his wealth that was around 84.5 billion dollars. तो ऑथर हमें यही समझाना चाहते हैं कि अल्टीमेट पॉलिसी या अल्टीमेट सीखने के लिए हमारे को क्या मिलता है, एक स्ट्रेटजी वो ये है कि शट अप योर माउथ एंड वेट, कि हम अपना मुंह बंद करके वेट करें और हम ग्रो करते रहें, ऐड ऑन करते रहें, सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट करते रहें। और जो एक तरीके से जब हम इस तरीके से कंपाउंडिंग इफेक्ट देखेंगे, धीरे धीरे करके ऐड ऑन करते चलेंगे, इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा दैट विल बी माइंड ब्लोइंग। बट इसमें यही बात है इंपॉर्टेंट कि हमें कंटिन्यूसली उसको करते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि हम उसको कुछ टाइम के लिए करें उसके बाद उसको क्विट कर दें, नो। और यहाँ पे कहते हैं कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑथर चैप्टर को कंक्लूड करते हुए बताते हैं कि
जो गुड इन्वेस्टिंग है दैट इज़ नॉट नेसेसरली अर्निंग ए हाईएस्ट रिटर्न। जो गुड कहते हैं, जो गुड इन्वेस्टमेंट है उसका मतलब ये नहीं है कि हाईएस्ट रिटर्न आपको मिले, बट डेफिनेटली जो गुड रिटर्न है वो क्या है, दैट इज़ दैट ऑलवेज रिटर्न इनटू गुड कंपाउंडिंग रिटर्न। गुड रिटर्न जो है वो ज़रूर, इसका मतलब है कि अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगी, वो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट्स आपको उनको देखने के मिलेंगे। जो जो गुड रिटर्न है उसका मतलब लॉन्ग टर्म में ये मतलब ज़रूर है। और बात करते हैं कि ये जो ह्यूज रिटर्न्स हम लाइफ में अर्न करते हैं उसके कहीं ना कहीं चल के जो हैं ट्रेजिक स्टोरीज़ भी इसके साथ अटैच्ड हैं, जो कि ऑथर हमारे साथ आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जिसका नाम है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। आज के टॉपिक ने हमने ये समझा कि किस तरीके से ऑथर हमें बताते हैं कि लाइफ में हमारे कंपाउंडिंग वेल्थ को जनरेट करने का क्या तरीका है, कंपाउंडिंग एक वेल्थ जो है, कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट जो है वेल्थ को जनरेट करने का वो कैसे है, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए हमें कंटिन्यूसली जो है इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है, ये सारा अंडरस्टैंड करने से नेट रिज़ल्ट ये है कि अगर हम लाइफ में एक बड़ी अमाउंट को सेव करना चाहते हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, तो हमें लाइफ में कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझना होगा, मानना होगा, और उसी हिसाब से लाइफ में कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करनी होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज़ कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए आगे दीजिए। हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय।